क्या आज फिर से तुम मुझे पिछले सैटरडे की तरह कोई भूत प्रेत का किस्सा सुनाने वाली हो? हाँ, ये किस्सा पिछले किस्से से ज्यादा डरावना है। ये बात 2005 के आसपास की है। उस समय मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ मुंबई में रहती थी। कंचन नाम की एक औरत हमारे फ्लैट पर खाना बनाने आती थी। कंचन हर दिवाली पर अपने गांव अपनी बेटी से मिलने जाती थी। उसकी 15-16 साल की लड़की थी। कंचन अक्सर हमें उसके फोटो दिखाया करती। एक बार जब कंचन अपने गांव से लौटी तो बहुत उदास थी। मैंने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने मुझे जो बताया उस पर आज भी विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। कंचन का गांव नदी किनारे बसा हुआ था। उसकी बेटी, जिसका नाम शायद उसने रचना बताया था, अपनी सहेली के साथ नदी पार स्कूल जाया करती थी। पिंकी, आज हम स्कूल से लौटते समय नदी पार करके लौटेंगे। नहीं, मैं नदी के रास्ते से नहीं जाऊंगी। उस रास्ते से कोई नहीं आता जाता। तू तो जानती है कि वहाँ शैतान का साया है। रोजाना नहीं, सिर्फ आज के लिए उस रास्ते से आने को बोल रही हूँ। आज मेरी मम्मी मुंबई से वापस आ रही है। मैं जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहती हूँ। पहाड़ी पार करके जाने वाला रास्ता लंबा पड़ता है। नहीं, दोपहर में मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगी। रचना उस दिन अकेली ही नदी रास्ते से घर लौटने लगी। जब वो नदी पार कर रही थी तो उसे कहीं से बहुत अच्छी खुशबू आई। इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? रचना नदी पार करना भूल गई और खुशबू की तरफ खींचते हुए झाड़ियां पार करके जंगल में पहुंच गई। खुशबू एक पेड़ की तरफ से आ रही थी। आ जाओ मेरे पास, हजारों वर्षों से मुझे किसी की तलाश थी। उस पेड़ पर शैतान का साया था। शैतान ने यह खुशबू का भ्रम पैदा करके रचना को अपनी तरफ खींचा था। उधर कंचन अपने घर पहुंच चुकी थी और काफी देर तक रचना के स्कूल से लौटने का इंतजार करती रही। जब रचना नहीं लौटी तो कंचन पिंकी के घर गई और रचना के बारे में पूछा। पिंकी बेटिया, क्या रचना तुम्हारे साथ स्कूल से नहीं आई? चाची, मुझे स्कूल से लौटे 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। रचना जल्दी घर लौटने के चक्कर में नदी वाले रास्ते से गई थी। मैंने उसे मना किया था लेकिन वो मानी ही नहीं। कंचन तुरंत नदी की तरफ दौड़ी। उसे रचना के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आ रही थी। कंचन आवाज का पीछा करते हुए एक पेड़ तक पहुंच गई। रचना आंखें बंद किए किसी अजीब भाषा में किसी से बात कर रही थी और हंसी जा रही थी। कंचन ने रचना को पकड़कर जोर से हिलाया और आवाज दी। तब रचना बेहोश हो गई। कंचन ने नदी का पानी लाकर रचना को छींटे मारे। मम्मी, तुम लौट आई? हाँ बेटी, लेकिन तुम इस पेड़ के पास किससे बातें कर रही थी और यहाँ क्यों रुकी हुई थी? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ कैसे पहुँची? कंचन रचना को लेकर घर पहुँची। दिन में रचना का व्यवहार सामान्य था। कंचन उसके लिए जो कपड़े और मिठाइयाँ लेकर गई थी, रचना उन्हें पाकर बहुत खुश हुई। दोनों माँ बेटी देर रात तक बातें करते करते सो गए। रात में रचना के हंसने की आवाज सुनकर कंचन की आंख खुल गई। कंचन ने देखा रचना बिस्तर पर नहीं है और हंसने की आवाज बाहर आंगन से आ रही है। कंचन बाहर आंगन में गई तो उसने देखा कि उसकी बेटी अपने बाल आगे पीछे फेंकते हुए जोर जोर से हंस रही है। जब कंचन ने रचना को पकड़कर हिलाया तो रचना ने उसे एक जोर का धक्का मारा। कंचन दूर जाकर सिर के बल गिरी और उसके माथे पर चोट आई। मेरी बेटी, तुझे क्या हो गया है? हाँ? रचना की आवाज बदल गई और वो मर्दाना आवाज में बोली, मेरे पास मत आना, ये शरीर अब मेरा गुलाम है। गांव वाले भी वहां इकट्ठे हो गए। जब उन्होंने रचना की मर्दाना आवाज सुनी तो वे समझ गए कि रचना के अंदर शैतान प्रवेश कर चुका है। किसी गांव वाले ने कंचन को एक फकीर का नाम बताया। रचना को कई दिनों तक दौरे पड़ते रहे। आखिरकार एक दिन कंचन ने उसे बेहोशी की दवा सुंघा दी और उसे लेकर फकीर के पास पहुंची। फकीर ने बताया, एक जिद्दी शैतान रचना के अंदर है, उसे निकलने में कुछ वक्त लगेगा। करीब 2 महीने तक झाड़ फूंक करने के बाद रचना फिर से नॉर्मल हो पाई। अब उसकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी है। मैंने भी इस तरह के कुछ किस्से सुने हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती,
कोई शैतान या बुरी आत्मा बाहर से किसी के शरीर में प्रवेश कैसे कर सकती है? कुछ बुरी आत्माएं धरती पर शरीर लेकर पैदा नहीं होना चाहती। ऐसी आत्माएं किसी उद्देश्य से कमजोर विल पावर के लोगों के अंदर डायरेक्ट प्रवेश करके अपने उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। मुझे लगता है रचना के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। दोस्तों, आपको क्या लगता है रचना के साथ क्या हुआ था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुन्ना और गौरव ट्रक चलाते थे। वे महाराष्ट्र से माल उठाकर दिल्ली की ओर सप्लाई करते थे। गर्मियों के दिनों में मुन्ना और गौरव दिन में किसी ढाबे पर रुककर आराम करते और रात में ट्रक चलाते, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी पड़ा करती थी। गौरव, उठ जाओ, शाम होने वाली है। आज हमें लाल कुआं रोड वाले जंगल में जाना है क्योंकि मेन रोड बंद है। मुन्ना और गौरव जब ढाबे से बाहर निकलने ही वाले थे तो ढाबे वाले ने उनसे कहा, भाई साहब, जंगल वाले रास्ते में जरा संभल कर जाना। करीब 3-4 दिन पहले 2 ड्राइवर उस रास्ते में गए थे तो वो लापता हो गए। कुछ दिनों बाद सिर्फ उनके धड़ जंगल में मिले। उनके सिरों का आज तक कुछ पता नहीं है। अखबार में खबर छपी थी, आप लोग भी सावधान रहना। ढाबे वाले की बातें सुनकर मुन्ना और गौरव सहम गए। एक दूसरे की हिम्मत बांधने के लिए वे ढाबे वाले की बुराई करने लगे। ये छोटे लाल ऐसे ही फेंकता रहता है। मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ, मैंने कोई इस तरह की खबर नहीं पढ़ी। रात 11 बजे के करीब मुन्ना और गौरव का ट्रक सुनसान जंगल के बीचों बीच से गुजर रहा था। रोड पर बहुत कम वाहन जा रहे थे। गौरव ट्रक चला रहा था और मुन्ना बराबर में बैठा झपकी ले रहा था। एक बार जब मुन्ना की आंख खोली तो उसने देखा कि उसके बराबर में कोई सफेद साड़ी पहने बैठा ट्रक चला रहा है। मुन्ना चीख पड़ा। उसकी आंख आंचे से खुली तो उसने देखा कि गौरव ही ट्रक चला रहा है। क्या हुआ? ऐसे क्यों चीख पड़े? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने सपना देखा। तभी अचानक किसी ने ट्रक के शीशे पर कुछ फेंक कर मारा। गौरव को ट्रक रोकना पड़ा। उन्होंने काफी दूरी पर सफेद साड़ी पहनी किसी औरत को जंगल में घुसते देखा। तुम्हारी जगह कोई और ट्रक चला रहा था। क्या हमें बाहर जाना चाहिए? मुझे डर लग रहा है, लेकिन हमें कम से कम बाहर जाकर देखना तो पड़ेगा कि किसी ने क्या फेंक कर मारा है। मुन्ना और गौरव ट्रक से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि सड़क पर एक शकलगंजी पड़ी हुई है। शकलगंजी? वो भी इस मौसम में? रात में ऐसी शरारत कौन करेगा? दोनों ड्राइवर कुछ देर इधर उधर देखते रहे। जब उन्हें कोई नहीं दिखा तो वे अपने ट्रक पर चढ़े और आगे बढ़ गए। कुछ आगे जाने पर उन्हें एक आदमी और औरत शकलगंजी बेचते दिखाई दिए। हो सकता है इन्हीं में से किसी ने हमारे ट्रक पर शकलगंजी फेंक कर मारी हो। लेकिन हम उस जगह से काफी दूर निकल आए हैं, ये वहाँ कैसे पहुँच जाएंगे? मुन्ना और गौरव शकलगंजी बेचने वाले आदमी और औरत के पास गए। भाई साहब, शकलगंजी इस मौसम में नहीं आती, फिर भी आप शकलगंजी बेच रहे हैं? हम यहाँ हर मौसम में शकलगंजी बेचते हैं। रात भर लोग यहाँ से गुजरते हैं और आसपास कोई ढाबा भी नहीं है। शकलगंजी ठोस होती है, इसे खाकर पेट आसानी से भर जाता है। गौरव जब शकलगंजी बेचने वाले आदमी और औरत से बात कर रहा था तो मुन्ना की नजर आदमी औरत के पैरों पर पड़ गई। उनके पैर उल्टे थे। औरत की कमर में पीछे की तरफ एक लंबा चाकू घुसा हुआ था। गौरव ने 2 शकलगंजी खरीद ली। एक खुद खाने लगा और एक मुन्ना को दे दी। तभी उन्होंने पीछे से अपना ट्रक स्टार्ट होने की आवाज सुनी। कोई उनका ट्रक चलाकर आगे ले जा रहा था। गौरव और मुन्ना ने शकलगंजी फेंकी और ट्रक की तरफ भागे। ट्रक कुछ देर तक चलकर रुक गया। गौरव और मुन्ना जब ट्रक के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वही शकलगंजी बेचने वाले आदमी और औरत, जो अब भूत और भूतनी बन चुके हैं, उनके ट्रक के अंदर बैठे हैं। भूत और भूतनी नीचे उतरे। उनके हाथ में खून से सने लंबे चाकू थे। भूत और भूतनी गौरव मुन्ना की तरफ बढ़ने लगे। मुन्ना और गौरव दूसरी तरफ भागे, लेकिन दूसरी तरफ से भी उन्हें भूत और भूतनी आते दिखाई दिए। अब वे बीच में घिर चुके थे।
उन्हें लगा कि अब वे नहीं बचेंगे। तभी 2 ट्रक बड़ी तेज स्पीड में आए। उन्होंने चुड़ैल और भूतनी को कुचल दिया और मुन्ना गौरव का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर खींच लिया। ट्रक काफी दूर जाकर एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर रुका। मुन्ना और गौरव ने उनकी जान बचाने वाले आदमियों को शुक्रिया कहा। अगर आप लोग सही समय पर नहीं आते तो वे भूत और भूतनी हमें मार ही डालते। शुक्र मनाओ कि हम लोगों की तुम पर नजर पड़ गई। उस रोड पर शकलगंजी खरीदने कभी मत उतरना। वो दोनों आदमी औरत जिंदा नहीं हैं। वे कई साल पहले मर चुके हैं। बहुत साल पहले ये रोड अच्छा चलता था, लेकिन जब मेन रोड बन गया तो फिर इधर से लोगों ने गुजरना बंद कर दिया। इस रोड पर रामकिशन और पुष्पा नाम के आदमी औरत शकलगंजी बेचा करते थे। एक रात कुछ ट्रक वालों ने पुष्पा के साथ छेड़छाड़ की। रामकिशन ने जब उसका विरोध किया तो ट्रक वालों ने चाकू से रामकिशन और पुष्पा की हत्या कर दी और भाग गए। तब से रामकिशन और पुष्पा की आत्मा ट्रक वालों से बदला लेती है। भूल कर भी उस सड़क पर शकलगंजी लेने ट्रक से मत उतरना।